be talking about the C4 cycle or the Hertzsprung pathway. First of all, talking about why it is called a C4 cycle, because here the first stable carbon compound is 4 carbon, that is oxaloacetic acid. अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर. उससे पहले अपन लोग सबसे पहले पता करते हैं, जब C3 साइकिल में अपन लोगों ने पढ़ा था तो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. क्या थी कि जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई टेम्परेचर, दैट मींस लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, तो क्या हो जाता है, जो C3 प्लांट्स है वो क्या कर देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कर देते हैं. क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं. बट ये C4 प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन C3 साइकिल. और इन दो प्रॉब्लम से बचने के लिए, मींस रुबिस को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट ना करे, तो वो क्या करते हैं, दो एडाप्टेशन है इनके अंदर. जो फर्स्ट एडाप्टेशन की मैं बात करता हूं, फर्स्ट एडाप्टेशन इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. ये एडाप्टेशन क्यों है, ये जितने भी एडाप्टेशन अभी मैं बताऊंगा तो इसका जो मेन मोटिव ये है कि इसको फोटो रेस्पिरेशन नहीं करना है, इसको क्या बचना है, इससे फोटो रेस्पिरेशन से इसको बचना है. तो देखिए क्या करते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन दो कंडीशंस में हो जाता है प्लांट्स के थ्रू. फर्स्ट जब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, और दूसरा अगर मैं बोलता हूं किसका, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ हाई टेम्परेचर, दैट इज इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी. तो ये लोग क्या करते हैं, अब डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है. डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट दैट मींस एक होगा ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक होगा एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. ग्रेनल मतलब जो थाइलेकॉइड से ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ये किससे अटैच्ड होते हैं, ये स्ट्रोमल लैमेले से अटैच्ड होंगे. अपन लोगों ने पढ़ा था ये. तो मींस यहाँ पे क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा. फोटोलिसिस ऑफ वाटर होना मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या फिर प्रोड्यूस होगी, ठीक है. और ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अपने मीजोफिल सेल्स में. ये किस में पाए जाते हैं, ये मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं. और अगर मैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूं तो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट वो वाले होते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ स्ट्रोमा लैमेला ये सब होंगे, लेकिन ये थाइलेकॉइड्स एब्सेंट होंगे. दैट मींस यहाँ पे जो मेन रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये कैल्विन साइकिल होगी, या फिर C3 साइकिल जो भी अपन लोग बोले, कैल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल यहाँ पे प्रीडोमिनेंट होगी. यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा. अब एक बात बताओ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा हो तो क्या सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यस. तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पे होगा. फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर. नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो यहाँ पे नहीं होगा. तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी एब्सेंट होगा. ऑक्सीजन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा. तो जो फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो एक कंडीशन होती है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O2, वो इन C4 प्लांट्स में क्या हो चुकी है, ओवरकम हो चुकी है. क्या हो चुकी है, ओवरकम हो चुकी है. अब मैं बात करता हूं किसकी, जो सेकंड है. और मैं एक बात बता दूं, ये जो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट थे, एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहां पे पाए जाते हैं, बंडल शीथ सेल्स. किसमें पाए जाते हैं, बंडल शीथ सेल्स. और ये जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट थे वो कहां पे पाए जाएंगे, मीजोफिल सेल्स. मतलब अगर मैं बात करता हूं मीजोफिल सेल्स की, तो मीजोफिल सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. बट अगर मैं बंडल शीथ सेल्स की बात करता हूं तो यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है. तो प्रीडोमिनेंटली कौन सी साइकिल होने वाली है, C3 साइकिल होने वाली है. दैट मींस नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड नो ऑक्सीजन. तो मींस अगर मैं बंडल शीथ सेल्स की बात करता हूं तो भैया बंडल शीथ सेल्स में मेरा जो फोटो रेस्पिरेशन के लिए कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हो चुकी है, ओवरकम हो चुकी है. ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हो गया, ये एडाप्टेशन हो गया. किस चीज की एडाप्टेशन हो गई कि अब एडाप्टेशन, अब यहाँ पे क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन भी बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं सेकंड बात करता हूं, जो सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, इसका है क्रेन्स एनाटॉमी. क्या है, क्रेन्स एनाटॉमी है. दिस इज द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द C4 प्लांट्स. अब क्या होता है, दिस इज द वस्कुलर बंडल्स.
दिस इज द वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स की मैं बात करूं, वस्कुलर बंडल्स आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे क्या होंगे, अरेंज होती है यहाँ पे, मतलब एक लेयर, रिथ लाइक लेयर मीन सर्कुलर लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी ऐसे ऐसे। वो किसकी होगी, वो होगी बंडल शीथ सेल्स की। ये सब क्या है, बंडल शीथ सेल्स। दिस इज द बंडल शीथ सेल्स, या फिर बंडल शीथ लेयर बोल सकते हैं। और जो इसके मतलब ये जो दूसरी लेयर प्रेजेंट है इसके और ऊपर, वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी मीजोफिल सेल्स। ये कौन सी है, ये होगी मीजोफिल सेल्स। ये मैं जस्ट आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि जो वस्कुलर बंडल्स की जो बिल्कुल अटैच लेयर है वो क्या होती है, बंडल शीथ सेल्स। और जो इसके थोड़ी ऊपर की साइड होती है वो होती है क्या, मीजोफिल सेल्स। क्या होती है, मीजोफिल सेल्स। तो अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन की पहली कंडीशन थी, क्या थी, हाई टेम्परेचर दैट इज लाइट इंटेंसिटी। तो क्या होगा, अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों का फोटो रेस्पिरेशन का सेकंड जो मतलब कंडीशन होती है वो ओवरकम हो पाएगी। फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो अपन लोगों ने ओवरकम कर लिया। कैसे ओवरकम करी, कि जो बंडल शीथ सेल्स में है, यहाँ पे देखो ये बंडल शीथ सेल्स है, बंडल शीथ सेल्स में यहाँ पे क्या नहीं होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्या नहीं होगा, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, दैट मींस ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंसंट्रेशन तो हो गई। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है, मेरी मीजोफिल सेल्स, ऐसे मान लेते, दिस इज द एपिडर्मिस, ये वस्कुलर बंडल्स, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, मेरा बंडल शीथ सेल्स। तो जब आप लोग देखेंगे तो ये बंडल शीथ सेल्स क्या होगी, एकदम डाउन की साइड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब डाउन, एकदम आपको डाउन में मिल रही है कौन सी, बंडल शीथ सेल्स। और मीजोफिल सेल्स आपको थोड़ी ऊपर मिल रही है। तो एकदम अपन लोग डीप में जब जाते जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट्स के अंदर जब अपन लोग डीप में जाएंगे तो अपने आप ही क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, अपने आप ही क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बंडल शीथ सेल्स में टेम्परेचर कम होगा, तो अपने आप ही फोटो रेस्पिरेशन की क्या होगी, जो सेकंड कंडीशन है वो भी ओवरकम हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को क्रेन्स एनाटॉमी में ये याद रखना है कि क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब हो गया कि बंडल शीथ सेल्स मतलब जस्ट वस्कुलर बंडल्स की जो रिथ लाइक लेयर होती है वो अरेंज रहती है, वो कौन सी होती है, बंडल शीथ सेल्स की लेयर होती है। और जो ऊपर की साइड्स होती है वो कौन सी होती है, मीजोफिल सेल्स में होती है। ठीक है, अब मीजोफिल सेल्स में क्या होगा, मीजोफिल सेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो मीजोफिल सेल्स में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दैट मींस यहां पे लाइट रिएक्शन होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, मींस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। बट मीजोफिल सेल्स कहां पे, थोड़ी ऊपर की साइड है। और अगर मैं बंडल शीथ सेल्स की बात करूं तो बंडल शीथ सेल्स एकदम डीप डाउन है, इसकी वजह से वो लो टेम्परेचर पे भी रहेगी। और साथ साथ यहाँ पे ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, दैट मींस यहाँ पे ग्रेना और थाइलेकॉइड प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड नो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, आई मीन मतलब नो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो अपन लोगों की फोटो रेस्पिरेशन की सेकंड भी क्या हो चुकी है, कंडीशन ओवरकम हो चुकी है। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रेन्स एनाटॉमी, आप लोग क्रेन्स एनाटॉमी समझ आना चाहिए। और सेकंड कौन सा, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। और C4 साइकिल या फिर C4 प्लांट्स और हेडस्लेक पाथवे, अभी हम लोग मतलब C4 साइकिल का मैं पाथवे समझा रहा हूं, बट आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए अब तक कि C4 प्लांट्स ने क्या क्या एडेप्टेशन की है टू ओवरकम द फोटो रेस्पिरेशन। वन इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड वन इज क्रेन्स एनाटॉमी, जिसमें क्या होगा, क्रेन्स एनाटॉमी में अगर डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो मीजोफिल सेल्स क्या होगी, एक मतलब ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। और अगर बंडल शीथ सेल्स है, बंडल शीथ सेल्स क्या है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे सबसे पहले मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स इन दो में ही होते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मीजोफिल सेल्स की। अपन लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो क्रेन्स एनाटॉमी होती है उसमें मीजोफिल सेल्स ऊपर होता है, जहां पे क्या होता है, ग्रेना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मींस ग्रेना प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। और यहाँ पे ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मींस यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होगी। और साथ साथ ये क्या है कि लो टेम्परेचर रखेगा। और एक और बात बताना मैं भूल गया था कि जो बंडल शीथ सेल्स है, दीज आर इम्पर्मिएबल टू गैसेस, ना तो कोई मतलब कोई गैस बाहर जाएगी, ना ही कोई गैस अंदर की साइड आएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से CO2 एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दिस इज PEP। PEP स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल जो पायरुवेट है क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे जैसे ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे तो यहाँ पे एक और क्या आएगा, एंजाइम आएगा जिसका नाम है पेप्केज एंजाइम, बट अपन उसको पेप्को भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगा, जो पेप एंजाइम है वो कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। और उससे अपन लोगों को मिलेगा अपना फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, दैट इज OAA। OAA स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दिस इज OAA।
और अगर मैं बात करता हूँ पीईपी, पीईपी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो जल्दी से बताओ कि जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल का नाम किसकी वजह से पड़ा है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की वजह से या फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट की वजह से? कौन सा इनमें 4 कार्बन कंपाउंड? दिस इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। सो अपन बोलेंगे कि इसका नाम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की वजह से ही रहा है। और जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर है वो कौन है? पीईपी, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, पेप्टेज एंजाइम आया, पेप को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये क्या होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहाँ पे डायरेक्टली बंडल शीट सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को किसी और एसिड में कन्वर्ट करना होगा तो वो दो केसेस होते हैं। अगर उसका डीएमिनेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और अगर उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और दोनों की दोनों ही काफी डिफ्यूज होंगे, बंडल शीट सेल्स में आगे जाके मूव होंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि चलो दिस इज मैलिक एसिड, दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड और ये कहां पे पास आउट हो चुका है? ये बंडल शीट सेल्स में जा चुका है। बंडल शीट सेल्स में अब ये क्या होगा? अब यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक कार्बन तो चल जाएगा किसमें? C3 साइकिल में। और क्या बना लेगा? जाके ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। और जो फिर बचा हुआ कितना बचे हुए? 3 कार्बन कंपाउंड बचा हुआ है, उसको मैं बोलूंगा पायरुविक एसिड। तो ये मेरा C3 एसिड, दैट इज पायरुविक एसिड, ऐसे की ऐसे कहां पे चल जाएगा? वापस मेसोफिल सेल्स में चल जाएगा। और मेसोफिल सेल्स में अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज रीजनरेशन। दैट इज व्हाट? रीजनरेशन। रीजनरेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो पीईपी सिंथेटेज, मतलब पीईपी को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम, पीईपी सिंथेटेज, दैट मींस फॉस्फोइनोल पायरुवेट सिंथेटेज एंजाइम चाहिए। और क्या चाहिए? 2 एटीपी चाहिए। और क्या चाहिए? 2 एटीपी चाहिए। किससे? C3 एसिड से क्या बनाने को? वापस पीईपी बनाने को। एंड दैट स्टेप इज आल्सो नोन एज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या हो गया? C3 एसिड है, C3 एसिड कहां पे आया? मेसोफिल सेल्स में आया। अब C3 एसिड वापस किस में कन्वर्ट होगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। इस स्टेप को मैं बोलता हूं रीजनरेशन। और रीजनरेशन के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा चाहिए? पीईपी सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम चाहिए? पीईपी सिंथेटेज। और साथ साथ में मुझे चाहिए 2 एटीपी। कितनी चाहिए? 2 एटीपी। और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चला गया था? C3 साइकिल और ग्लूकोज रिड्यूस हो गया था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि C4 प्लांट्स में एक साइकिल के लिए कितने एटीपी चाहिए? कितने एटीपी चाहिए? तो देखो C3 साइकिल में अपन लोगों ने पढ़ा था कि एक साइकिल, एक केल्विन साइकिल के अंदर अपन को कितने एटीपी चाहिए थे? 3 एटीपी। और कितने यहाँ पे? 2 एटीपी यहाँ पे हो गए। तो दैट मींस एक पूरे के पूरे C4 प्लांट्स की साइकिल में अपन लोगों को 5 एटीपी चाहिए। और अगर NADPH2 की बात करूं, कहां पे भी NADPH2 यूज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो C3 साइकिल चल रही है बंडल शीट सेल्स के अंदर, तो उसमें अपन लोग कितने एटीपी, कितने NADPH2 चाहिए थे? अपन को 2 NADPH2 चाहिए थे। तो 6 केल्विन, मतलब 6 साइकिल के लिए 12 NADPH2। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके लिए, तो 5 into 6 दैट इज 30 ATP आर यूज्ड। होप सो समझ आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल। मैं जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन बता देता हूं कि फाइनल रिएक्शन क्या होगी, फिर उसके एग्जांपल्स अपन लोग देखते हैं। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन रहेगी। ओवरऑल रिएक्शन में अपन को याद रखना है कि यहाँ पे C3 साइकिल में जितनी भी एटीपी बन रही है और जितनी भी NADPH2 वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर यूज हो रहे हैं, उन सबका भी अपन लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे 6 CO2, 6 RUBP, मतलब C3 साइकिल में अपन लोगों ने देखा ये। अब यहाँ पे 6 PEP, 30 ATP और 12 NADPH2। क्यों? क्योंकि जो एक कार्बन डाइऑक्साइड हो रही थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी एटीपी यूज हो रही थी? एटीपी जो यूज हो रही थी वो 5 एटीपी यूज हो रही थी। कैसे? अभी मैंने बताया था कि जब रीजनरेशन हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का जब रीजनरेशन होता है उसमें कितनी एटीपी चाहिए? 2। और C3 साइकिल में अपन लोग कितनी एटीपी चाहिए थे? 3। तो 3 + 2 = 5। तो यहाँ पे कितनी साइकिल चलेगी? 6 साइकिल चलेगी। तो यहाँ पे 30 ATP और ATP किस में हो जाएगी? यहाँ पे 30 ATP + 30 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसे ही वहां पे मतलब कोई भी C4 प्लांट्स में कोई भी NADPH2 यूज नहीं हो रही थी, बट वहां पे C3 साइकिल में कितनी हो रही थी? 2। तो 6 साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए 2 हो रही, तो 6 के लिए कितनी हो जाएगी? 12। तो 12 NADPH2। तो यहाँ पे कितना यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस? 12 NADP। ठीक है, 12 NADPH2 से 12 NADP, ताकि ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और साथ साथ में ये जो RUBP है, वहां पे भी RUBP क्या हो रहा था? वापस रीजनरेट हो रहा था। और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो भी वापस क्या हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है। तो अपन लोगों को याद रखना है कि RUBP और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो हमेशा जितने भी यूज होंगे उन सबका क्या हो जाएगा? रीजनरेशन हो जाएगा। दैट मींस 6 RUBP से 6 RUBP, 6 PEP से 6 PEP। अब रीजनरेशन में अपन लोगों ने एक एंजाइम पढ़ा था PEP सिंथेटेज। तो याद रखना है कि PEP सिंथेटेज इज व्हाट?
कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम। ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया 6 RUP 6 PEP, ये हो गई आपकी क्या ओवरऑल रिएक्शन। जो इसके एग्जांपल्स है शुगर केन, मेस, सोरगम, एमेरेंथस और ठीक है एमेरेंथस, ये एक्सेट्रा, इन लोगों के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, इनके एग्जांपल्स हो गए। एक और बात, यहाँ पे कितने एटीपी यूज आ रहे, यहाँ पे आ रहे 30 एटीपी, और वहां पे कितने आ रहे थे, वहां पे आ रहे थे 18। मतलब अगर मैं C3 साइकिल की बात करता हूं तो C3 साइकिल में 18 एटीपी आ रहे थे, और यहाँ पे 30 है, दैट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 एटीपी। 12 एटीपी मतलब 12 एक्स्ट्रा एटीपी लग रहे हैं, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, प्लांट एडेप्टेड होके क्या हो रहा है, दे आर एडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर, सलाइन एंड नॉन सलाइन सॉल्यूशन, फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम कर रहा है। मींस दो कंडीशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो भी ओवरकम हो पा रही है, और साथ साथ ये क्या हो जाता है, जो सेकंड प्रॉब्लम है वो कौन सी है, हाई टेम्परेचर, और वो भी क्या हो जाती है अपने आप ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि जो बंडल शीट सेल्स है वो क्या हो जाते हैं डीप डाउन द, मतलब डीप की साइड होते हैं, बहुत ही अंदर की साइड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर आगा लो रहेगा। इसकी वजह से दोनों जो कंडीशंस होती है फोटो रेस्पिरेशन होने की, वो दोनों कंडीशन एक्स्ट्रा क्या हो पा रही है, कवर हो पा रही है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट 12 एटीपी। ठीक है, और C4 प्लांट्स मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स है अभी तक के, और दे आर अडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर, सलाइन एंड नॉन सलाइन सॉल्यूशंस, एंड दे आर मोर एफिशिएंट देन द C3 साइकिल। ये एग्जांपल्स है, इसको याद रखना। ATP और NADPH2 अच्छी तरह याद रखेंगे कि अगर C4 प्लांट्स में ओवरऑल ATP पूछ रहा है तो कितनी ओवरऑल ATP होगी, 30 ATP, 12 NADPH2। ये सारे का सारा किससे है, C3 साइकिल से, बट यहाँ पे C3 साइकिल से 12 ATP एक्स्ट्रा लग रही है, और एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पे प्लांट एडेप्टिव भी हो पा रहा है। ठीक है, विद दिस वी हैव डन द C4 साइकिल। जल्दी से इस वीडियो को बार-बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे आपका C3 पाथवे, C4 पाथवे, केम पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन। अब इसके बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को केम पाथवे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केम पाथवे। दिस इज वेरी इजी एंड बट ये अच्छी तरह इसका जो पाथवे वो आप अच्छी तरह करो। केम पाथवे का भी थोड़ा सा ये पाथवे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, C3 C4 एज वेल एज फोटो रेस्पिरेशन, केम पाथवे। ठीक है, ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट, और अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी को कंप्लीट करो। साथ साथ में बस अब 2 वीडियो लगेगी मैक्स टू मैक्स, और ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।